और नए साल की शुरुआत कई यूरोपीय देशों के लिए एक नई मुश्किल के साथ हुई है। रूस ने इन देशों को भेजे जाने वाली गैस सप्लाई पर यूक्रेन ने रोक लगा दी है। रूस का यूरोप को गैस भेजने का सबसे पुराना रूट जो 40 सालों से चल रहा था वो बंद हो गया। रूस यूक्रेन के बीच 5 साल का समझौता था, लेकिन युद्ध के बीच यूक्रेन ने समझौते को फिर से नया नहीं किया। यूक्रेन का तर्क है कि इससे रूस को अपने युद्ध के लिए फंडिंग में कमी आएगी, लेकिन यूक्रेन की इस चाल से पूर्वी यूरोप में एक एनर्जी संकट भी खड़ा हो जाएगा। नए साल में यूरोप के सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। बहुत सारे लोगों को कड़ी सर्दी में एक नई समस्या का सामना करना होगा, गैस सप्लाई में कमी और महंगी गैस। इसी तरह के पाइपों से यूक्रेन होकर यूरोप जाने वाली गैस की सप्लाई थमने से यूरोप की चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी है पूर्वी यूरोप के देशों के लिए, जिन्होंने बिजली और गर्म पानी की सप्लाई कम कर दी है, यानी गैस महंगी होने के पूरे आसार हैं। सबसे ज्यादा नुकसान स्लोवाकिया को होगा, जो यूक्रेन से आने वाली इस पाइपलाइन पर निर्भर रहता है। उसे करोड़ से लेकर 1 अरब यूरो तक ज्यादा खर्च करने होंगे, लेकिन हंगरी को लगता है कि वो तुर्की से होकर आने वाली पाइपलाइनों से काम चला लेगा। रूस और यूक्रेन के बीच गैस आगे भेजने का एक समझौता 30 दिसंबर 2019 को हुआ था। जंग की वजह से उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जंग से पहले रूस यूरोप के लिए पाइपलाइन से 35% गैस भेजता था, लेकिन 40 साल से चल रहा गैस रूट बंद हो जाने से ये सिमट कर 10% पर आ गया। पिछले साल 1 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन के देश 14 अरब क्यूबिक मीटर गैस ले रहे थे, जो कि जंग की शुरुआत से पहले 65 अरब क्यूबिक मीटर होती थी। फिलहाल तुर्की होकर जा रही दूसरी पाइपलाइन के जरिए हंगरी जैसे देशों को गैस जा रही है, लेकिन बाकी देशों को कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। ये रास्ता महंगा पड़ेगा या फिर जंग खत्म करवाने की कोशिश तेज करनी होगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बॉन जर्मनी से वरिष्ठ पत्रकार अनवर अशरफ। अनवर, ये रूस के एनर्जी कंपनी गैसप्रोम के मुताबिक ये गैस सप्लाई रोक दी गई है। यूक्रेन की कंपनी ने डील को रिन्यू नहीं किया, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इससे यूरोप के का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है और किस तरह की खबरें अब आ रही हैं वहां से? शुक्रिया नगमा, सबसे पहले तो, और नए वर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया नगमा, इससे ज़्यादा प्रभावित जो है वो पूर्वी यूरोप के देश हैं, ख़ास तौर पर स्लोवाकिया, हंगरी और छोटे मोटे और जो देश हैं, ऑस्ट्रिया भी इससे प्रभावित है। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखने वाली बात है नगमा, कि ये औचक नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ है। इसकी संभावना पहले से थी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चूंकि था और उसको बीच में नहीं ख़त्म कर सकते थे, लीगलिटीज़ की वजह से, यूरोपियन यूनियन का इन्वॉल्वमेंट था, इसकी वजह से वो बीच में यूक्रेन ख़त्म नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा ऑब्वियस था कि जिस देश के ऊपर रशिया ने अटैक किया हुआ है वो इस करार को ख़त्म करेगा ही। तो ये बहुत बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पर था जी। तो क्या किसी तरह के ऑप्शंस के लिए काम किया था इन देशों ने फिर, अगर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे? जी हाँ, ऑप्शंस हैं इसके कि ये जो खास तौर पर ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया हैं, इनको गैस जो है वो जर्मनी और दूसरे देश देंगे। और फिलहाल जो मैंने यहाँ पर रिपोर्टें पढ़ी हैं और जितना मैंने कमेंट्री यहाँ देखा है जर्मन मीडिया में भी, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इस क्राइसिस को संभाल लिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। एक चीज़ लेकिन यहाँ समझना होगा नगमा, कि ये हो सकता है कि फिलहाल गैस क्राइसिस ना हो यूरोप में, लेकिन इससे जियोपॉलिटिकल तकरार जरूर बढ़ गया है। क्योंकि स्लोवाकिया का कहना था, क्योंकि देखिए कोई भी देश अगर नए देश को, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया या हंगरी को गैस देगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें एडिशनल कॉस्ट लगेंगे, उनके यहाँ गैस की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। स्लोवाकिया का कहना था कि इस करार को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर एंट्री है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और अगर ये करार बंद होता है तो वो यूक्रेन को एनर्जी सप्लाई करता है, वो अपने एनर्जी सप्लाई पर रोक लगा सकता है। तो ये यूरोपियन यूनियन देखने में बाहर से बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत स्मूथ है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर अपने तरह के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और छोटे छोटे देश कई बार बड़े ताकतवर बन जाते हैं ऐसी स्थितियों में। तो स्लोवाकिया और हंगरी, इन दोनों देशों को आपको कम करके नहीं आंकना चाहिए, खासकर इस वजह से क्योंकि इन दोनों देशों में मतलब राइट विंगिस्ट सरकारें हैं, और दोनों जो है करीब हैं रशिया के।
जी। तो ये बात को समझना चाहिए। स्लोवाकियन लीडर जो है वो फौरन उन्होंने मॉस्को भी गए और पुतिन से मुलाकात की। तो ये जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है और जो ओवरऑल सिस्टमेटिक संरचना है यूरोपियन यूनियन की, उस पर असर पड़ता जी। हुआ दिख रहा है। आपने बहुत सही ये बताया और समझाया कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल टकराव को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा अनवर बता रहे थे कि एक टकराव भी बढ़ेगा जियोपॉलिटिकल, और साथ ही रूस पर तो असर इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उनके फंडिंग पे भी इसका असर पड़ेगा।